नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। मैं मनोज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं रणभूमि। हरियाणा में रोजगार का मुद्दा हमेशा एक बेहद गंभीर मुद्दा रहा है और सरकार दावा करती रही लगातार कि नौकरियों के अवसर भी पैदा हो रहे हैं और नौकरियों में हरियाणवी युवाओं को प्राथमिकता भी दी जा रही है। लेकिन बिजली विभाग में एसडीओ पद पर हुई हालिया बहाली पर सवाल उठे। सवाल हरियाणा के युवाओं को ज्यादा मौके नहीं मिल पाने को लेकर है। तो पानीपत में चपरासी के सिर्फ 13 पदों के लिए 14,871 युवाओं का आवेदन आना प्रदेश में नौकरियों के अवसर पर सवाल तो खड़े करता है। तो विपक्ष भी बीजेपी के साथ साथ सहयोगी जेजेपी को चुनावी घोषणा पत्र की भी याद दिलाने लगी। वहीं सवाल यह है कि क्या सच में हरियाणा में स्थानीय युवाओं को नौकरियों में तरजीह मिल रही है या फिर यह सिर्फ सियासत की बात है। आज इस मसले पर हम करेंगे सच्चाई की बात। हरियाणा में नौकरियों का पड़ा टोटा। सरकारी नौकरियों में पीछे छूटे हरियाणवी। शहर शहर आवेदकों की लगी लंबी कतार। 75% आरक्षण पर फिर सियासी घमासान। हरियाणा सरकार नौकरियों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने का दावा करते नहीं थकती है, लेकिन बिजली विभाग में एसडीओ पद पर हुई बहाली में हरियाणा के युवाओं का टोटा नजर आ रहा है। जिस पर विपक्ष सरकार को आईना दिखा रहा है, तो सरकार पारदर्शिता और हरियाणवी युवाओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी का दावा कर रही है। अब जरा पानीपत की इस तस्वीर को भी देखिए। ये लंबी कतार चपरासी की नौकरी पाने के लिए लगी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नौकरी पाने की इस होड़ में एमटेक, मेडिकल और आईटीआई की डिग्री हासिल कर चुके आवेदक भी शामिल हैं। मेरी क्वालिफिकेशन है 12th आईटीआई और मैं पीएन के लिए आया हूँ। यहाँ पीएन का फार्म भर रखा है जी मैंने। सर नौकरी नहीं मिल रही इस सरकार में कुछ आज तक। ये सबकी एज तो निकल गई, अब पीएन नहीं, कोई पीएन का भर रहा है, कोई किसी चीज़ का। किसी को मिलेगी नौकरी तभी तो भरेगा फार्म। और इतनी पब्लिक हो रखी है यहाँ पे, इतनी बेरोजगारी हो रही है। तो कुल 13 पद है, 27,000 है इसमें वैकेंसी दे रखी है इसने, और 27,000 फार्म भर रखे। 27,000 13 पद है, खाली 13 पद। हरियाणा में रोजगार हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। बीजेपी के साथ सत्ता में साझेदार जेजेपी भी हरियाणा के 75% युवाओं को नौकरी की वकालत करती है, लेकिन ताजा हालात इस पर सवाल खड़े करते हैं। विनोद लांबा के साथ राकेश बयाना, जी मीडिया। चुनौती अगर रोजगार की है तो मसला आरक्षण का भी है, क्योंकि दोनों को समायोजित करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती रही है। और क्या सरकार के सामने यही मुश्किल आ रही है सामने? सवाल विपक्ष के भी अपनी जगह पर जायज नजर आते हैं कि आपने वादा किया, आपके सहयोगी ने तो इसी दम पर सत्ता में आने का ठाना और उसके आधार पर सत्ता में आए भी है। तो क्या वाकई 75% युवाओं को, हरियाणा के युवाओं को नौकरियां मिल पा रही हैं, या प्राइवेट में नौकरियां 75%, सरकारी में नौकरियों में क्या आरक्षण होगा? इन तमाम बातों को लेकर के एक उलझने वाली स्थिति बन गई है, सियासी मसला बन गया है। ये इन तमाम मसलों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आपको बताते चले कि हमारे साथ आज की डिबेट में कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ आज की डिबेट में शामिल हो रहे हैं सत्यव्रत शास्त्री जी, बीजेपी से हैं। बहुत स्वागत है सत्यव्रत जी आपका। रमेश मामल साहब, बहुत स्वागत है आपका भी। आप कांग्रेस से हमारे साथ इस डिबेट में शामिल हैं। और भर्ती प्रक्रिया जो है ये किस तरीके से चल रही है, और आने वाले समय में जो ये आरक्षण और आरक्षण गैर आरक्षण वाले जो योजनाओं के तहत जो नौकरियां पैदा होंगी, उन तमाम मसलों को समझाने के लिए श्वेता धुल जी हमारे साथ है। श्वेता जी, बहुत स्वागत है आपका भी हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए। सत्यव्रत शास्त्री जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। पहला मसला जो आज हम लोग उठा रहे हैं वो एसडीओ की बहाली जो है, उसमें उस पिक्चर में हरियाणवी कम नजर आ रहे हैं, और इसीलिए सवाल विपक्ष के भी हैं और याद भी दिलाया जा रहा है आपके सहयोगी को भी कि आपने भी तो कहा था कि हम नौकरी 75% दिलाएंगे। तो कहां है ये 75%? देखिए, इससे ये है किस प्रकार लोग उसमें लिए जा रहे हैं। यदि हरियाणा स्तर पर कई उद्योगों में या किसी स्थानीय पर, तो सरकार ने उस कानून को अमली जामा पहनाया जहां 75% हरियाणा के नौजवानों को अवसर दे देगा। लेकिन कुछ ऐसी भर्तियां हैं जिनका कैडर और जिनकी एजेंसियां नेशनल लेवल पर रिक्रूटमेंट करती हैं, इसलिए उनको अपने हरियाणा में मान्यता न देना ये संवैधानिक भी है। हमारे यहाँ के युवा भी अनेक प्रदेशों में अच्छे बड़ी पोस्टों के ऊपर हैं, तो वो इसलिए है कि वो भारत के नागरिक हैं, और भारत का नागरिक होने के कारण जो स्टेट लेवल की एजेंसियां भर्ती करती हैं, तो उनके अंदर सबको हिस्सा मिलता ही, आज का नहीं पहले से भी है। इसमें किसी प्रकार की पार्शियलिटी होना या ये कहना कि इसमें सब हरियाणा के हैं, तो मैं समझता हूँ ये मन अपना छोटा करना हो।
तो फिर आखिर इस योजना में कोई बदलाव की गुंजाइश क्यों नहीं नजर आती है? विपक्ष अगर सवाल उठा रहा है तो क्यों नहीं जवाब दिया जाता है कि हाँ ऐसी कोई योजना भी हम बनाते हैं, संशोधन करते हैं जिसमें हरियाणा के युवाओं को ज्यादा नौकरी मिले सरकारी बहाली में? देखिए, वो तो हम कह रहे हैं ना कि जब सरकारी और गैर सरकारी के पहले गैर सरकारी के ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह था, लेकिन सरकार ने उसको अमली जामा पहनाया कि स्थानीय उद्योगों में वहां भी तो प्रतिभाएं होती हैं। वहां केवल मजदूर नहीं होता ना कि केवल फोर्थ क्लास और आउटसोर्सिंग के लोग होते हैं, वहां भी ब्रेन होती है, वहां भी इंजीनियर होते हैं, वहां बड़ी पोस्टों पर होते हैं। तो बात सब जगह तय किया कि 75% है। सर, प्राइवेट 75% वाले रिजर्वेशन पर आएंगे, लेकिन जरा रमेश मामल जी आपके पास आऊं, क्या आप इस बात से संतुष्ट नजर आते हैं जो सत्यव्रत शास्त्री ने कहा कि सरकारी नौकरियों में अगर व्यवस्था राज्य की तरफ से युवाओं को देने की है तो उसमें बाहर जो जो राज्य के लोग हैं उनकी व्यवस्था भी करनी पड़ती है? क्या इतना काफी है ऐसी स्थिति में कि जब हरियाणा के युवाओं को नौकरी में कम संख्या उनकी बहाली में नजर आती है? ऐसा है जी मनोज जी, मेरे को तो शास्त्री जी के हरियाणवी होने पे डाउट हो गया है। एक हरियाणा का वासी होने के नाते शास्त्री जी की जिम्मेवारी बनती है कि वो हरियाणा के युवाओं के बारे में अच्छे शब्द बोले। और मैं पूरा हरियाणा इस बात से आहत है कि हरियाणा के युवाओं को इग्नोर किया जा रहा है। हरियाणा के युवाओं का जहां पे हक था उनकी नौकरियों पे डाका डाला जा रहा है। जो इस तरह की ओछी मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की, मैं उसको कंडेम करता हूं। और दुष्यंत चौटाला जी जो बेतुके बयान देते हैं और जिस तरह ये भर्तियां रद्द करवाई थी और बड़ी वाह बटोरी थी कि 75% का है जो हरियाणा के वासियों का एक कोटा निर्धारित कर दिया है। जैसे शास्त्री जी ने बोला कि हमने जो गैर सरकारी है उनमें भी ऐसा किया था कि इनको इतना कोटा मिलेगा, उस पे भी मैंने बड़ा क्वेश्चन रेज किया था कि जो वो नौकरियां हैं उसमें जो वो 4th क्लास की हैं उनके लिए थी, अफसरों के लिए नहीं थी। उसमें तो सिर्फ हरियाणा के लोग हैं जो उनको एक लेबर के लायक समझा जा रहा है। और जो एक सामानिक जो पोस्टें हैं उन पे हरियाणा के लोगों का पूरा हक छीन लिया भारतीय जनता पार्टी ने। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा के युवाओं को और सभी कर्मचारियों को, पूरे प्रदेश की जनता से आह्वान करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की इन कुनीतियों के अगेंस्ट एक जन आंदोलन किया जाए और इस सरकार को बर्खास्त करने की मांग की जाए। इन लोगों ने जो हम लोग टैक्स देते हैं ये हरियाणा का हक है। हरियाणा के लोगों का हक छीनकर दूसरी स्टेट की लोगों को दिया जा रहा, तो मैं कंडेम करता हूं इस तरह की पॉलिसी की भारतीय जनता पार्टी की। सत्यव्रत शास्त्री जी, एक पीएन की 13 पोस्टों के लिए जवाब ले मैं 1 मिनट मनोज जी, पीएन की 13 पोस्टों के लिए बीएससी, एमएससी, एमटेक, बीटेक, इंजीनियर, ये लानत है देश के ऊपर कि एक युवा इतना पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद एक पीएन की नौकरी के लिए धक्के खा रहा है। जिस तरह हरियाणा का बेड़ा गर्क भारतीय जनता पार्टी ने किया है, तो ये एक बहुत ही निराशाजनक और ठीक है। मैं सत्यव्रत जी के पास जाना चाहता हूं। सत्यव्रत शास्त्री जी, आपके पास आऊं, अगर थोड़ा समय आप मुझे दें तो मैं इस बीच में एक बार श्वेता ढुल के पास जाकर के ये जानना चाहूंगा कि जो ये एसडीओ की बहाली हुई श्वेता जी, और उसमें जो है हरियाणा के युवाओं को मौके कम मिल पाए हैं, इसकी क्या तकनीकी खामियां हो सकती हैं और क्या कोई रास्ता है या कोई समायोजन है जिसके तहत हरियाणा के लोगों को ज्यादा नौकरी मिल पाती या आगे ऐसी स्थिति आए कि उनको नौकरी ज्यादा मिल पाए? जी मनोज जी, इसमें क्या कर सकते थे ये लोग, हरियाणा के लिए कुछ ना कुछ प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज कर सकते थे युवाओं के लिए। जैसे अलग अलग प्रदेशों में, आप पंजाब में देखते हैं पंजाबी का पेपर पूछा जाता है, राजस्थान में देखते हैं, लैंग्वेज स्टेट नहीं है लेकिन राजस्थान जीके का 100 अंकों का पेपर पूछते हैं वो। जितने लैंग्वेज स्टेट है, गुजरात में गुजराती, तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटका में कन्नड़,
केरला में मलयालम एक एक पेपर आ रहा है, तो वो एक डेटरेंस सा हो जाता है कि जो हिंदी भाषी स्टेट है के बच्चे हैं वहां जाकर पेपर नहीं दे सकते हैं। लेकिन हरियाणा एक इतना ल्यूक्रेटिव स्टेट है, हमारा 50% से ज्यादा हिस्सा एनसीआर दिल्ली के उसमें आता है, तो यहाँ सब आके नौकरी करना चाहेंगे। तो हमारी जो सरकार है वो हमारे अभ्यर्थियों के लिए, हमारे युवाओं के लिए कोई प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी क्यों नहीं लेके आती है? ला सकते थे वो, हरियाणा जीके का पेपर पूछ सकते थे वो। उन्होंने एक चीज करने की कोशिश की, सोशियो इकोनॉमिक के अंक उन्होंने इस बार 20 इसमें डाल दिए। अब 20 डाले हैं अंक, उन्होंने लिखा कैसे 20? हालांकि 10 अंक दिए गए हैं इसमें, लेकिन कोई लेजिस्लेटिव एक्शन नहीं, कोई कैबिनेट में ये पास नहीं हुआ, कोई गजट नोटिफिकेशन में नहीं आया, किसी पब्लिक डोमेन में नहीं आया। खुद की मर्जी से कुछ भी अमेंडमेंट करके इसमें डाल देते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको इच्छा शक्ति दिखानी पड़ेगी हरियाणा के युवाओं के लिए। जैसे अदर स्टेट्स के लोग डोमिसाइल रिजर्वेशन की सोच रहे हैं, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, वैसे हरियाणा क्यों नहीं सोच रहा है? हरियाणा को सोचना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, मैं सत्यव्रत जी आपके पास आता हूं। अब मुझे लगता है कि श्वेता ढुल ने जो बातें कही हैं उसको विरोध के तौर पर ना लें आप तो बेहतर हो, एक सुझाव हो सकता है और सरकार अपने तरीके से मंथन कर सकती है। लेकिन जो सवाल बावल साहब ने उठाया है, क्या वो आपको लगता है कि हरियाणा के युवा भी उसका जवाब चाहते हैं कि आप नौकरी की बात करते हैं अपने घोषणा पत्र में, आप नौकरी को लेकर के आरक्षण की बात भी करते हैं, लेकिन वो रास्ता कहीं और चला जाता है और वो जहां जाता है वहां सरकारी नौकरी के रास्ते थोड़े सीमित हो जाते हैं। तो व्यापक तौर पर सरकारी नौकरियों में नौकरी ज्यादा बढ़े, रोजगार ज्यादा बढ़े, इसके लिए कुछ करने की चुनौती अभी भी है। देखिए, चुनौती तो सदा बनी रहेगी। जैसे जैसे समय बढ़ेगा, बाकी सब हम खाली नहीं और वो भी नहीं है। जैसे जैसे परिस्थितियां बनती है, चुनौती बनती है, चुनौतियों का सामना करने के लिए समाधान भी होता है। जैसे श्वेता ढुल ने कहा, मैं सुबह से इनके पोस्ट देख रहा था, उन्होंने इस विषय को उठाया, जिसके कारण से आपने भी इस विषय पर डिबेट रखी, मैं आपको भी साधुवाद देता हूं। विषय यह है कि हम 2 से 22 पर आ गए, लेकिन हमें अपने सारे सिस्टम को भी देखना पड़ेगा। मैं ये तो नहीं कहता कि हम बहुत हैं और बहुत, लेकिन जब हम मेरिट की बात करते हैं तो हम मेरिट के अंदर अपने विद्यार्थियों को, हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारे विद्यार्थियों के प्रति मेहनत का जो है उसमें कसर नहीं है। लेकिन जब कंपटीशन की बात आती है तो कहीं ना कहीं हम इस बात के ऊपर, सरकार ने पिछले दौर में जो एक फेयर काम करने की दिया है, तो विद्यार्थियों का, युवाओं का रुझान मेहनत के प्रति, इंटेलिजेंसी के प्रति बढ़ा है और उसी कारण से ये रेशो भी बढ़ा है। चाहे हमने, सरकार ने पहले व्यवस्था नहीं की, लेकिन आवाज उठने के बाद श्वेता ढुल जी जैसे लोगों के जो व्यवहारिक सुझाव थे उनको मानते हुए उसमें तात्कालिक जो व्यवस्था कर सकते थे वो व्यवस्था की। और हो सकता है आने वाले समय में इसको और सिक्योर करने के लिए इसमें कुछ व्यवस्थाएं करके, प्रावधान करके इनको और ऐसा हरियाणा प्रूफ बनाया जाए जिसके अंदर हरियाणा की अंदर सर्विस वालों को ज्यादा अवसर मिले। लेकिन ये केवल ये नहीं कह सकते, बाकी लोगों को भी हरियाणा में, हरियाणा के लोगों को भी बाकी जगह अवसर मिलता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हमारे लिए मिले, ये अवसर पैदा करना सरकार की जिम्मेवारी है, जिसको आगे सरकार के हम अपने स्तर पर भी कहते हैं और सरकार स्तर पर भी, जैसे पीछे कुछ अमेंडमेंट किया, अगली जो भर्तियां होंगी उसके अंदर और ज्यादा सिक्योर किया जाए इस वजह को। ये जरूर, ये मानने योग्य सुझाव है। रमेश जी, इस सुझाव को देखिए सरकार की तरफ से शास्त्री जी ने माना है। क्या आपको लगता है कि सरकार इस बात पर अमल करे और अन्य और भी सुझाव भी आएंगे भविष्य में, मान लीजिए उन पर अमल करके कुछ संशोधन की बात हो या नए तरीके से कुछ योजना बने, इसके लिए विपक्ष को भी थोड़ा इंतजार करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए? मनोज जी, इंतजार करने की बात नहीं है। झूठ बोल के सत्ता को हथियाना और युवाओं को इस तरह के प्रलोभन देना कि हम रोजगार क्रिएट करेंगे, आपको रोजगार सत्यव्रत कुछ कहना भी चाह रहे हैं। देखिए कितनी भर्तियां हुई हैं, इन्होंने पहले इन्होंने वैकेंसियां निकाली हैं, फिर युवाओं से फार्म लिए गए हैं, फिर उसमें नुक्ताचीनी करके इन्होंने उन भर्तियों को, सिलेक्शन को रद्द किया गया है। फिर इन्होंने उनको कहा कि हम उनको एडजस्ट करेंगे, कमेटी बना दी है, आज तक किसी को ना तो एडजस्ट किया, लाके इन्होंने एक बार तो भर्तियां निकालती कि हम इतनी नौकरियां देंगे, और फिर उन भर्तियों को ये इंटरव्यू लेने के बाद उनको भर्ती को रद्द कर देते हैं, सिलेक्शन को रद्द कर देते हैं, और नौकरी लगे लगाए हैं जो उनको भी निकाल देते हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी की जो नियति और नीयत है, दोनों में खोट है, और मोदी जी हरियाणा को बर्बाद करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है
वो हरियाणा को खत्म करने की है। भ्रमित करके और उनका फिर गलत काम करके सपोर्ट भी नहीं किया। ये जेबीटी भरपूर पीटीआई टीचर बनते आप लोग कलंक को, एक भारतीय जनता पार्टी पूरे समाज पे एक कलंक है। इसने धर्म और ठीक है, मसला रोजगार का है, रोजगार के अवसर हरियाणवियों को मिले, इस बात का है, सरोकार इस बात का है, चाहे सरकार किसी की भी हो। क्या कांग्रेस के दौरान बहुत नौकरियां मिल गई और नौकरियां मिली तो वो नौकरियां गई नहीं है? क्या बीजेपी शासन में बहुत नौकरियां मिल गई हैं? क्या आने वाले समय में सरकारी नौकरियों के लिए रास्ते और खुल पाएंगे? सवाल बीजेपी से है तो कांग्रेस पर पहले की स्थितियों को लेकर के भी है। मैं अब इस थोड़ा सा सियासी समीकरण के बीच नौकरी और आरक्षण कैसे अटक गए हैं, उलझ गए हैं, इस पर कुछ सुझाव चाहता हूं आपसे मैं, श्वेता जी। क्या यह माना जाए कि सरकारी सोच, सरकारी योजनाएं जो बनती हैं उस पर पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी लाइन लेंथ भी होती है, उसके आधार पर भी शायद ये एक भ्रम की स्थिति बन जाती है और उसके आधार पर भी कितना आरक्षण मिलेगा सरकारी के लिए, कितना नहीं मिल पाएगा, ये सब कुछ तय होता है? देखिए, ये तो अलग अलग सरकार के अलग अलग उनके चुनावी घोषणा पत्र और आगे उनकी मंशा पे डिपेंड करता है कि वो कितने तो निकाल क्वेश्चन हो रहा है तो गलत क्या है, और उसको चैलेंज किया जा रहा है तो गलत क्या है, चाहे कोई भी पार्टी हो? मैं वही कह रहा हूं, अलग अलग सरकार की, अलग अलग पार्टी की सरकार और उनकी योजनाएं, और उस आधार पर अगर बातें पूरी नहीं हो तो उसको चैलेंज करना गलत तो नहीं है? देखिए, ये तो सियासी चीजें हैं, आपस में एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण तो चलता रहेगा, लेकिन उसको भुगते युवा क्यों? मेरा आपसे मतलब मैं आपसे ये जवाब जानना चाहती हूँ कि युवा उसे क्यों भुगते? जैसे आप ये देखिए, पीटीआई है 1983, कांग्रेस ने भर्ती किए और बीजेपी ने हटा दिए, तो युवा उसमें क्यों आ रहा हूं, आप दोनों के पास आऊंगा इसी सवाल के साथ, सुन लीजिए। उनका लेट मी फिनिश 816 ड्राइंग टीचर हटा दिए गए, वो भी कांग्रेस की सरकार की भर्ती थी। मैं चलिए इस पे टिप्पणी नहीं करती हूँ, मान गए वो उनके थे, आपने हटा दिए। अब 1518 ग्रुप डी स्पोर्ट्स पर्सन, 1518 छोटी संख्या नहीं है। ग्रुप डी मतलब ग्रुप डी आप समझते हैं, बिल्कुल माली, कोई कुक है, कोई सीवर मैन है, ऐसे बच्चे आपने हटा दिए। उसके बाद अब 523 पीजीटी संस्कृत आपने भर्ती रद्द कर दी 6 साल की प्रक्रिया के बाद। 2 साल उनका फाइनल रिजल्ट निकाल के आपने उनकी ज्वाइनिंग नहीं दी। कारण क्या है? आप अकारण हटा रहे हैं। आपने सिर्फ एक फरमान जारी कर दिया, इन बच्चों के सपनों पे, इनकी जिंदगियों पे आप एक कागज का टुकड़ा देके मारते हैं कि भर्ती रद्द, और उसके साथ 10 मिनट के अंदर अंदर नई भर्ती निकाल देते हैं। तो ये तो ऐसा लगता है कि आय का साधन बन गया है कि आप जी। सत्यव्रत जी, पहले आपसे। देखिए, मैं श्वेता जी के पहले सुझाव से सहमत हूँ, ठीक, लेकिन श्वेता जी ने जो बात कही कि बीजेपी ने हटा दिए, ये गलत बात है। आप सब जानते हैं कि हाई कोर्ट के अंदर ये मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने इनको प्रेशर नहीं दिया, हाई कोर्ट का प्रेशर सरकार को मानना होता है, और उसके कारण से जो भर्ती गलत तरीके से हुई उसका संरक्षण हुड्डा सरकार ने नहीं किया। अपनी गलती को तो कम से कम संभालते, लेकिन सरकार ने पीटीआई की भर्ती विद इन टाइम करके और बाकी जो बचे थे उनको कंट्रैक्ट के ऊपर और प्राथमिकता के साथ उनको दोबारा से अवसर देने का काम किया। इसी प्रकार ड्राइंग टीचर के बारे में भी कोर्ट के आदेश के ऊपर उनकी छुट्टी हुई और उन्होंने टेस्ट रख दिया, उनका रिटर्न और इंटरव्यू करने के बाद विद इन शॉर्ट टाइम में उनको दोबारा से रिक्रूटमेंट होने का, अपॉइंटमेंट होने का अवसर है। तीसरी बात आपने कही संस्कृत पीजीटी के बारे में। संस्कृत पीजीटी की भर्ती में निश्चित मानता हूं कि बहुत लंबे समय की प्रक्रिया के अंदर ये हुई और उसके बाद दुर्भाग्यपूर्ण ये रद्द हुई। लेकिन उसके अंदर दुर्भाग्यपूर्ण मैं कम इसलिए मानता हूं कि एक पार्टी थी जिस पार्टी को पूरी तरह इग्नोर किया गया था विज्ञापन में। संस्कृत से आचार्य और शास्त्री थे, उनको इग्नोर किया गया था। कोर्ट के ऑर्डर से उनका इंटरव्यू हुआ, कोर्ट के ऑर्डर से ही उनकी मेरिट बनी जा सकती थी। एजेंसी ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और जब बहुत ज्यादा प्रेशर लगा कि वास्तव में तथाकथित जो आज इस मेरिट के अंदर शामिल हुए हैं उन लोगों के कारण से कुछ लोग बाहर हो गए, इसलिए समान हक देने के लिए शास्त्री आचार्य को भी इसके अंदर इंक्लूड करने के लिए इस भर्ती को रद्द किया। मैं फिर भी कहता हूं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण था, बहुत लंबा समय के बाद हुआ। यदि शुरू में ही यह चीज हो जाती तो इसका मैसेज और अच्छा जा सकता था। मैं जवाब श्वेता जी अब कांग्रेस से लूं, जिसका जिक्र आपने भी किया कि क्या उस दौर में ऐसी बहालियां हुई, वो क्या उसमें खामियां थी जिस वजह से उनको रद्द करना पड़ा? सर मेरा सवाल ये है, जी, मैं जो कहना चाहती हूँ वो ये है कि कांग्रेस बीजेपी साइड में रखिए, युवा क्यों भुगते हैं?
हम किससे जवाब लें? हम कांग्रेस से लें तो वो बीजेपी का नाम लेगी, बीजेपी से लें तो वो कांग्रेस का नाम लेगी। ठीक है, तो बावल युवा साहब से एक बार जवाब तो लें। इसमें रमेश जी, क्या वाकई सियासी जवाब ही होगा, या आपको लगता है कि जो सच्चाई है, अगर योजना में कमी रही तो उसका भी बात जिक्र हो? देखो, श्वेता जी की बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बात को सामने रखा है, तो मैं रिस्पेक्ट करता हूं इनकी, जिस तरीके से इन्होंने बात एक पब्लिक मंच पे रखी है। इन्होंने ना कांग्रेस के बारे में कोई शब्द बोला, ना इसने बीजेपी के। और मैं भी उसी बात पे आता हूं कि युवा क्यों भूखते हैं। आप वैकेंसी निकालते हो, फिर उनके इंटरव्यू लेते हो, फिर उनकी सिलेक्शन करते हो, और कुछ समय के बाद फिर आप उनको डिसमिस कर देते हो कि जी इनकी सिलेक्शन गलत हो गई है। उसके बाद आपने फिर वैकेंसियां निकाली, आपने उनको चयन प्रक्रिया हुई, आपने उसको फिर रद्द कर दिया। फिर आप स्पोर्ट्स कोटे में ले आए, स्पोर्ट्स कोटे में आपने उनको बाहर कर दिया। जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, आप उनको एक अलग अलग डिपार्टमेंट में लेके जाते हो कि जी वो इसके लायक नहीं है। तो जिस तरह आज भी जो ये भर्तियां हैं जो एसडीओ वगैरह की हैं, इनमें भी इनकी धांधली स्पष्टता है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के युवाओं के प्रति सिंसियर नहीं है, हरियाणा के युवाओं का शोषण है। और जो हरियाणा का जो लोग टैक्स देते हैं, जो हरियाणा का जो पैसा है, वो बाहरी लोग आते हैं, यहाँ नौकरी करते हैं, और हरियाणा के हकों पे डाका डाला जा रहा है। तो मैं कंडेम करता हूं, और मैं पूरे हरियाणा के वासियों से दोबारा फिर निवेदन शास्त्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सतव्रत जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। और भारतीय जनता पार्टी जी 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 सुन लीजिए, शास्त्री जी कुछ कह रहे हैं। और ड्राइंग भर्ती के लिए भी दो शब्द मैं पूछना चाहता हूँ, उन पर भी दो शब्द बोल दें आप। ड्राइंग और पीटीआई की भर्ती पर भी दो शब्द बोलते हैं रमेश जी, तो अच्छा लगेगा। सार्वजनिक मंच पूरा देश देख रहा। आपने सबकी भर्तियां छीन ली हैं। आपने बताओ तो सही, हरियाणा की जो आज दुर्दशा है, हिंदुस्तान में सबसे बुरी दुर्दशा हरियाणा के युवाओं की है बेरोजगारी में। जिस तरह हरियाणा का बंटाधार आप लोगों ने किया है, तो आपको शर्म आनी चाहिए। आप फिर भी सरकार की पैरवी करते हैं, उनके हक में बोलते हैं आगे, जबकि पूरी दुनिया जानती है, पूरा वर्ग जानता है, उसके बाद भी आप इस तरह की हरकत करते हो। पब्लिक मंच पे आके कांग्रेस की पैरवी, इसकी भारतीय जनता पार्टी की पैरवी करते हैं। मुझे लगता है कि कुल मिलाकर स्थिति वहीं पहुंच रही है कि नौकरी, आरक्षण, रोजगार, अवसर, युवाओं का भविष्य बेहतर, ये सब एक बार फिर से उसी लिटमस टेस्ट की कॉपी के प्लेट्स के नीचे आ रहा है। और ये तय करना होगा कि वाकई कौन कितना संजीदा है, कौन सा दल कितना संजीदा है युवाओं के भविष्य को लेकर, उनके रोजगार को लेकर। बहुत शुक्रिया आप सभी का, सतव्रत शास्त्री जी, रमेश बावल जी और श्वेता डोला, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए। बहुत शानदार तरीके से इस मसले पर अपनी बात भी रखी है सभी ने, और उम्मीद यही है कि आने वाले समय में रोजगार आरक्षण के बीच कोई इतना बड़ा फर्क ना हो कि हर हरियाणवी को सोचना पड़े कि आखिर वो कौन सा रास्ता चुने अपने भविष्य के लिए रोजगार तय करने को लेकर के, और इसका समायोजन बेहतर हो। शुक्रिया आप सबका डिबेट में रहने के लिए।